जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है हमारी स्टोरी टाइम चैनल में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 9:15 बज रहे थे। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रमेश भाई अपने सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उम्र 65 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज भी उनकी आंखों में वही सतर्कता थी जो नौकरी के दिनों में रहती थी। रसोई में उनकी पत्नी सविताबेन खाना बना रही थी। चूल्हे पर सब्जी थी और गैस पर रोटली फूल रही थी। बीच बीच में दोनों पुरानी बातें याद करके हंसी मजाक कर रहे थे। बेटा और बहू शादी के बाद बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे। घर में बस ये दोनों ही रहते थे। तभी अचानक दरवाजे की बेल जोर से बजी। सविताबेन चौंक कर बोली, रमेश जी, जरा देखो तो कौन है? इस समय कौन आया? रमेश भाई ने टीवी बंद किया और दरवाजा खोलते ही स्तब्ध रह गए। सामने उनका बेटा राहुल खड़ा था। चेहरा घबराया हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। अरे राहुल! रमेश भाई हैरानी से बोले, तू इस समय अचानक कैसे आ गया? राहुल अंदर आया, लेकिन कुछ जवाब देने की बजाय इधर-उधर देखने लगा, जैसे कुछ तलाश रहा हो। सविताबेन भी रसोई से बाहर आई। अरे बेटा, सब ठीक तो है ना? और बहू कहाँ है? तू अकेला ही आया है? राहुल चौंक कर सविताबेन की तरफ देखा, फिर घबराते हुए बोला, वो अपने मायके गई है। सविताबेन की भौहें सिकुड़ गई। अचानक? और तू बिना बताए यहाँ आ गया? क्या हुआ है? राहुल ने बात टाल दी। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही आ गया हूँ। उसका ऐसा कहना ही बता रहा था कि बात बिल्कुल वैसी नहीं थी। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। रमेश भाई और सविताबेन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन अभी कुछ पूछना ठीक नहीं लगा। रात के खाने के समय भी राहुल चुपचाप बैठा रहा। सविताबेन ने कई बार पूछने की कोशिश की, क्या कोई झगड़ा हुआ है? लेकिन वह बार बार यही कहता, नहीं मम्मी, बस उसे मायके की याद आ रही थी, इसलिए मैंने भेज दिया और खुद यहाँ आ गया। रमेश भाई को कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि सुबह पूछेंगे। सुबह लगभग 9 बज रहे थे। जब तीनों नाश्ता कर रहे थे, तभी मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुला। बिना आवाज किए सीधे अंदर आई प्रिया, राहुल की पत्नी। उसके चेहरे पर अजीब सी हट और घमंड था। वह सीधा कमरे में गई और अलमारी खोलकर सारे महंगे कपड़े, साड़ियाँ, गहने, सब एक सूटकेस में फेंकने लगी। सविताबेन दौड़ कर गई। अरे बहू, ये क्या कर रही है? ये सब यहाँ सुरक्षित है, इन्हें क्यों निकाल रही है? प्रिया ने बिना देखे गुस्से में कहा, अभी तो मैं सिर्फ कपड़े और गहने ही ले जा रही हूँ। थोड़े दिन इंतजार करो, पूरा घर मेरा कर लूंगी और तुम्हारे बेटे की आधी सैलरी भी। सविताबेन का सिर घूम गया। बहू, ये कैसी बातें कर रही है? अगर कोई बात हुई है तो चलो बैठकर बात करते हैं। ये कैसा तरीका है? प्रिया तमतमा कर बोली, अब बात करने लायक कुछ बचा नहीं है। मुझे कमजोर न समझो, मैं अपना हक लेना जानती हूँ। इतना कहकर वह गुस्से में सूटकेस उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ी। रमेश भाई और सविताबेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गेट पर पहुंचते ही राहुल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया, ऐसे मत जा, बात तो कर। प्रिया ने उसका हाथ झटककर चिल्लाकर कहा, जब तू दूसरी लड़कियों से बात करता था, तब तो नहीं सोचा,
अब बहुत शरीफ बन रहा है। रमेश भाई और सविताबेन दोनों के होश उड़ गए। दूसरी लड़कियां? रमेश भाई पत्थर हो गए। बाहर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए थे। उन्हें देखकर प्रिया और जोर जोर से बोलने लगी, हाँ, तुम्हारा बेटा दूसरी लड़कियों से बात करता है। मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी। मुझे तलाक चाहिए। उसकी आवाज मोहल्ले के हर घर तक पहुंच गई। लोग अपने घरों से झांक रहे थे। रमेश भाई के परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। प्रिया गुस्से में निकल गई। उसके जाते ही रमेश भाई ने सख्त आवाज में कहा, ये सब क्या था राहुल? अब सच बोल, क्या चल रहा है? राहुल की आंखें भर आईं। पापा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। प्रिया शादी के बाद ही मुझसे दूर दूर रहती थी। न बात करती थी, न पास आने देती थी। मैंने सोचा समय लगेगा। फिर कुछ दिन पहले फूफी की बेटी रिया ने फोन किया। उसकी एमबीए की परीक्षा थी। वह कुछ सवाल पूछ रही थी, तो मैं बालकनी में जाकर उसे समझाने लगा। क्योंकि प्रिया सो रही थी, उसे डिस्टर्ब न हो इसलिए मैं बालकनी में चला गया। वह रुककर बोला, तभी अचानक प्रिया आ गई। बिना कुछ सुने समझे उसने आरोप लगा दिया कि मैं किसी लड़की से छुपकर बात कर रहा हूँ। मेरा अफेयर है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। अगले दिन सुबह ही वह घर छोड़कर चली गई। मुझे लगा शायद हमारे घर आई होगी। जब मैं आया तो पता चला कि वह यहाँ भी नहीं आई, सीधे मायके चली गई। मैं उसे वापस लाने आया था, लेकिन उसने यहाँ तमाशा कर दिया। अगर मैं किसी दूसरी से बात करता तो क्या यहाँ उसके पीछे आता? सविताबेन ने सिर पकड़ लिया। रमेश भाई ने गहरी सांस ली। ये मामला अब गलत दिशा में जा रहा था। तीनों अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक फिर बेल बजी। इस बार दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी, 2 कांस्टेबल और 1 महिला कांस्टेबल। मुख्य कांस्टेबल ने सख्त आवाज में कहा, आपके खिलाफ दहेज और शारीरिक प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ है। आप सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है। रमेश भाई पत्थर हो गए। क्या दहेज? महिला कांस्टेबल ने सविताबेन का हाथ पकड़ लिया। राहुल को हथकड़ी पहना दी। किसी ने न रमेश भाई की सुनी, न सविताबेन की। बाहर सोसाइटी वाले फिर इकट्ठा हो गए। अंदर अंदर कानाफूसी शुरू हो गई। लगता है ससुराल में बहुत परेशान करते होंगे। रोज न्यूज में आते हैं ऐसे केस। इतना सब होने पर भी लालच कम नहीं होता। बिना किसी गुनाह के पूरे परिवार को सजा मिल रही थी। पुलिस ने तीनों को गाड़ी में बिठाया और थाने ले गई। लॉकअप में रमेश भाई, सविताबेन और राहुल को अलग अलग पूछताछ के लिए ले जाया गया। रमेश भाई को थप्पड़ भी मारे गए। उन्होंने कहा भी कि मैं रिटायर्ड एसआई हूँ, लेकिन सब हंसने लगे। एक पुलिस वाला बोला, लगता है बहू के मायके वालों को लूटने से पहले ये पुलिस बनकर लोगों को लूटता था। तुम लोगों को ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। दूसरी तरफ महिला कांस्टेबल सविताबेन को परेशान कर रही थी। दहेज चाहिए था? मरने की बातें करते हो फिर भी बहू को सताते हो। लालची दोषी। सविताबेन के चेहरे पर आंसू थे। मैडम, हमने तो उसे बेटी माना था। हमने कभी 1 रुपए की भी मांग नहीं की। हमने उसे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में लाया था। राहुल गुस्से और शर्म से कांप रहा था। वह इतना लाचार था कि अपने माता पिता के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था।
उसे भी कम मार नहीं पड़ी। पुलिस ने उसे कई डंडे मारे, लेकिन शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को चोट लगी थी। तीनों की हालत देखकर थाने का एक कांस्टेबल हंसते हुए बोला, कोई रिश्तेदार है जो जमानत कराए या यही हमारा मनोरंजन करते रहोगे? सब फिर हंसने लगे। राहुल दांत पीस कर रह गया। रमेश भाई, सविताबेन और राहुल निराश होकर लॉकअप में बैठे थे। तभी एक कांस्टेबल बोला, आप में से सविताबेन और रमेश भाई की जमानत हो गई है। रमेश भाई चौंके और सोचने लगे, हमारी जमानत किसने कराई? बाहर आए तो देखा कि कोई 50 से 60 साल का व्यक्ति खड़ा था। उसे देखते ही रमेश भाई के चेहरे पर संतोष आ गया। वह थे रमेश भाई के दोस्त सुरेश, जो वकील भी थे। सुरेश भाई बोले, मुझे जैसे ही खबर लगी, मैं सीधा कोर्ट चला गया। दोस्त, मैं मान ही नहीं सकता कि तू या भाभी कभी पैसों की लालच करो। तुम्हें लॉकअप में देखकर रहा नहीं गया। लेकिन सिर्फ तुम्हारी और भाभी की जमानत हुई है क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। राहुल की जमानत में समय लगेगा। सविताबेन रोने लगी, मेरा बेटा रात भर यहाँ कैसे रहेगा? लेकिन राहुल को संतोष था कि कम से कम माता पिता तो यहाँ से निकल गए। बाहर आकर रमेश भाई और सविताबेन धड़क धड़क कर रो पड़े। सुरेश, हम क्या करें? हम तो बर्बाद हो गए। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है हमें। सुरेश भाई ने गंभीर स्वर में कहा, सुन रमेश, सच कहूं तो ऐसे मामलों में जीतने की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि दहेज के केस में लड़की की बात को ज्यादा माना जाता है। तू किसी अच्छे वकील से बात कर ले। रमेश भाई हैरानी से बोले, तू क्यों नहीं लड़ सकता यार? तू ही तो वकील है। सुरेश भाई थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, यार, ये केस लेना मतलब अपने करियर पर खतरा मोल लेना। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। रमेश भाई की आंखों में आंसू आ गए। मेरी इज्जत दांव पर है सुरेश। बस सत्य सामने आ जाए। सुरेश भाई ने सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अदालत में सुनवाई का दिन आया। कोर्टरूम में भीड़ थी और कटघरे में रमेश भाई, सविताबेन और राहुल चुप खड़े थे। जज साहब ने गवाह बॉक्स में प्रिया को बुलाया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर बनावटी आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। प्रिया रोते हुए बोली, माय लॉर्ड, मेरे ससुर, सास और मेरे पति तीनों मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान करते हैं। बार बार मारते थे, अपमानित करते थे। कहते थे कि मैं अपने घर से दहेज नहीं लाई। मेरे पापा साधारण शिक्षक हैं, मैं क्या दहेज लाती? ये लोग मुझे महंगी महंगी चीजें लाने को कहते थे, कभी एसी, कभी फ्रिज, कभी टीवी। बोलते बोलते वह आंसू पोंछने लगी। फिर रुककर बोली, कितनी बार ये लोग मुझे मारते थे। सास भी मारती थी और पति से भी मरवाती थी। ससुर तो बस आग में घी डालने का काम करते थे। कोर्टरूम में सनसनी फैल गई। प्रिया ने आगे कहा, जब मैं अपने पति के साथ बेंगलोर गई थी, तब भी वहां मुझे दहेज के लिए परेशान करते थे। और मेरा पति किसी दूसरी औरत से संबंध रखता है। ये बात मेरी सहनशक्ति से बाहर हो गई, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। अब मुझे तलाक चाहिए और गुजारे के रूप में उसकी आधी सैलरी तथा संपत्ति में भी हिस्सा चाहिए। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनते ही पूरी कोर्ट हिल गई। सविताबेन का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि प्रिया साफ साफ झूठ बोल रही थी। प्रिया के वकील ने आगे आकर कहा, माय लॉर्ड,
हमारे पास सबूत है कि मेरी मुवक्किल के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। उसने मोबाइल से एक वीडियो चलाया। वीडियो में दिख रहा था कि सविताबेन प्रिया पर गुस्सा होकर बोल रही थी, इतना ही एसी में सोने का शौक है तो अपने पापा से कह कि उन्होंने दहेज में कुछ दिया ही नहीं। अपने पापा से कह कि एसी दे दे तो इतनी समस्या ही न हो। कोर्ट में बैठे लोग एकदम सविताबेन को गुनहगार की नजर से देखने लगे। सविताबेन का चेहरा उतर गया। उन्हें वो दिन याद आ गया जब ये सब हुआ था, जब प्रिया शादी के बाद नई नई आई थी और राहुल बैंगलोर चला गया था। उन्होंने प्रिया से कहा भी था, तू भी साथ चल। लेकिन प्रिया ने कहा, नहीं, मैं कुछ दिन सास ससुर के साथ रहना चाहती हूँ। राहुल के जाते ही प्रिया ने कहा, यहाँ बहुत गर्मी है, मेरे कमरे में एसी लगवा दो। सविताबेन ने प्यार से समझाया, बेटा, शादी में बहुत खर्चा हो गया, अगले महीने पेंशन आएगी तो एसी लगवा देंगे। लेकिन प्रिया जिद पर अड़ गई, मुझे अभी चाहिए। आप लोग तो अपने कमरे में रहते हैं, वहाँ एसी है, मुझे भी मेरे कमरे में चाहिए। क्या मुझे गर्मी नहीं लगती? सविताबेन ने फिर समझाया, ठीक है बेटा, तो तू हमारे कमरे में सो जा, हम बाहर हॉल में सो जाएंगे। लेकिन प्रिया अड़ गई। बहुत समझाने पर सविताबेन गुस्से में आ गईं और वही वाक्य बोल गईं, जिसे बाद में प्रिया ने काट छांट कर रिकॉर्डिंग में बदल दिया। आज कोर्ट में वही वीडियो प्रिया का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। रमेश भाई सब समझ रहे थे कि ये वीडियो आधा है, एडिट किया हुआ है। जब ये सब हो रहा था तभी प्रिया ने रिकॉर्डिंग की थी, मतलब वह जानबूझकर सविताबेन को उकसा रही थी। दाल में कुछ काला है। बात सिर्फ राहुल की वजह से नहीं है। दिन की सुनवाई पूरी हुई। रमेश भाई, सविताबेन और राहुल को फिर पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था। रमेश भाई के वकील दोस्त सुरेश भाई ने निराश होकर कहा, यार, तुम्हारा केस बहुत कमजोर है, वीडियो ने सब बदल दिया है। अब कोर्ट यही समझेगी कि तुम लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। शायद अगली सुनवाई में ही फैसला आ जाए। रमेश भाई बोले, नहीं यार, ये वीडियो अधूरा है, इसमें असली बात नहीं दिखाई गई। सुरेश भाई ने कहा, अब जो भी हो, फिलहाल उम्मीद कम है, देखते हैं अगली सुनवाई में। कस्टडी में रमेश भाई ने राहुल से पूछा, बैंगलोर वाले अपार्टमेंट में सीसीटीवी थे ना? राहुल बोला, हाँ थे। क्या तुझे प्रिया की हरकतें कुछ अजीब नहीं लगती थीं? राहुल ने बताया, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, मैं सुबह ऑफिस चला जाता था। कई बार प्रिया नाश्ता बनाती, कई बार नहीं, मैं खुद बनाकर चला जाता। दोपहर में फोन करता तो आवाज से लगता कि वह बाहर है। पूछने पर कहती कि अकेले बोर हो रही हूँ, तो बाहर निकल गई। एक बार तो रात में जब मैं पहुंचा, फ्लैट पर ताला था। मेरे आने के तुरंत बाद वह आई। पूछने पर बोली कि अभी निकली थी, आइसक्रीम खाने का मन था। लेकिन पड़ोस की आंटी ने बताया कि वह दोपहर से बाहर थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा घूमने जाती होगी। पूरा दिन अकेले कोई भी बोर हो जाता है। रमेश भाई को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। राहुल बोला, जो लड़का सीसीटीवी ऑफिस में काम करवाता है, वह मेरा दोस्त है, उसका नंबर भी है। ये सुनते ही रमेश भाई ने तुरंत पुलिस से अनुरोध किया और अपने वकील दोस्त सुरेश भाई को बुलवाया। उन्होंने पूरा प्लान बताया और कहा, सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ, कुछ न कुछ जरूर हाथ लगेगा।
सुरेश भाई ने उसी रात फुटेज निकलवाई। जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। अगले दिन प्रिया फिर वही कहानी दोहराती रही। दहेज, मारपीट, अवैध संबंध, तलाक, गुजारा, संपत्ति का हिस्सा। जज ने गंभीरता से सुना। फिर सुरेश भाई उठे और बोले, माय लॉर्ड, सत्य वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है। असली सच इससे बिल्कुल उल्टा है। मैं राहुल के बैंगलोर अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज पेश करना चाहता हूं। स्क्रीन पर फुटेज चलने लगे। उनमें साफ दिख रहा था कि प्रिया अलग अलग दिनों में किसी अजनबी लड़के के साथ अपार्टमेंट से बाहर जा रही है, घंटों बाहर रहती है और वही लड़का उसे अपार्टमेंट के बाहर छोड़ता है। ये देखकर प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी माँ, जो उसके साथ आई थी, पहले उस लड़के को देखकर उनके भी होश उड़ गए। सुरेश भाई बोले, इस लड़के का पता निकालकर पुलिस की मदद से मैंने उसे अदालत में बुलवाया है। उस लड़के को लाया गया। उसका नाम करण था। जज ने उसे बुलाया। वह लंगड़ाते हुए चल रहा था, जैसे उसकी अच्छी खातिरदारी हुई हो। उसे देखते ही प्रिया के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी माँ गुस्से में उठकर वहां से चली गई। जज ने उससे बयान मांगा। करण बोला, मैं और प्रिया दिल्ली में एक ही कोचिंग में पढ़ते थे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन न उसे नौकरी लगी न मुझे। उसके घरवालों ने राहुल से उसके विवाह करा दिए। उसने बहुत मना किया, लेकिन किसी ने नहीं माना। वह मजबूरी में चली गई। मैं भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि न मेरे पास नौकरी थी न पैसे। लेकिन प्रिया आज भी मुझे ही चाहती थी। इसलिए शादी के बाद वह बैंगलोर नहीं गई। बाद में जब गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे बैंगलोर चला गया। हम वहां मिलते थे। हमने प्लान किया था कि अगर प्रिया दहेज का केस करके तलाक के बाद गुजारा ले ले तो हम दोनों आराम से रह सकेंगे। हमें नौकरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जिंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगी। इसलिए वह हमेशा घर से बहाने बनाकर मुझे मिलने आती थी। बैंगलोर जाने के बाद वह किसी मौके की तलाश में थी जिससे राहुल पर कोई आरोप लगा सके और वहां से निकल सके। ससुराल में सविताबेन को भड़काकर उसने सबूत के तौर पर एक वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर रखा था। पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रमेश भाई और सविताबेन की आंखों से आंसू बह निकले। जो आरोप उन पर थे वह प्रिया और करण का षड्यंत्र था। राहुल गुस्से से प्रिया को देखने लगा। अब तक उसे लगता था कि वह शक की वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा घृणित था। प्रिया शर्म से सिर झुकाकर बैठ गई। जज साहब बोले, प्रिया द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं। सीसीटीवी, गवाहों और बयान के आधार पर रमेश भाई, सविताबेन और राहुल को निर्दोष घोषित किया जाता है। वे चाहें तो प्रिया पर मानहानि का केस कर सकते हैं या आसानी से तलाक ले सकते हैं। प्रिया के होश उड़ गए। रमेश भाई का परिवार रोते रोते एक दूसरे से लिपट गया। राहुल की आंखों में टूटे सपनों का दर्द था। उसे प्रिया से सचमुच प्यार हो गया था। कोर्ट से निकलते ही राहुल ने प्रिया से कहा, मुझे नहीं पता था कि तू इतना नीचा षड्यंत्र रच सकती है। अब कभी अपना मुंह भी मत दिखाना। प्रिया वहीं टूटकर रह गई। वह करण के पास गई, लेकिन करण ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। बोला, अब न तेरे पास पैसे आएंगे न प्रॉपर्टी मिलेगी। मेरे पास अभी भी नौकरी नहीं है। हम दोनों साथ नहीं रह सकते। हमारा कोई भविष्य नहीं है। मेरा परिवार भी तुझे नहीं अपनाएगा।
इतना कहकर वह वहां से चला गया। प्रिया आंखें फाड़े उसे जाते देखती रही। टूटे मन से वह मायके पहुंची, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ धिक्कार मिला। उसकी माँ ने दरवाजे पर ही रोक दिया और बोली, मुझे लगा था कि तू शादी के बाद सुधर गई है, उस लड़के को भूल गई है। और तेरे ससुराल वाले हैं जिन्होंने तुझे दहेज के लिए परेशान किया। लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। अब तेरी यहाँ कोई जगह नहीं। चुपचाप अपना सामान उठा और यहाँ से निकल जा। प्रिया कांपने लगी और बोली, माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ ने मुंह फेर लिया और बोली, जिसके लिए तूने इतना नाटक किया था, उसके पास ही जा। यहाँ मत दिखना। पापा ने तो देखने तक से इनकार कर दिया। प्रिया अपना सामान लेकर टूटी हालत में वहां से निकल गई। कुछ महीनों तक अकेले किराए के घर में अपने गहने बेचकर जीती रही। कई महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि राहुल एक अच्छा इंसान था। वह उसे सचमुच प्यार भी करता था। अगर वह बचे हुए गहने दे दे और माफी मांग ले तो शायद वह उसे अपनाएगा। उसने सामान लेकर उनके घर पहुंची। लेकिन घर सजा हुआ था। दरवाजे पर लिखा था, राहुल व स्नेहा, शुभ विवाह। वह स्तब्ध रह गई। राहुल की शादी हो रही थी। स्नेहा कोई और नहीं, वकील सुरेश भाई की बेटी थी। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धड़क धड़क कर रो पड़ी। राहुल ने छत से उसे देखा और एक नौकर को बुलाकर कुछ कहा। प्रिया सोचने लगी, शायद वह मुझे बुला रहा है। उसकी आंखों में आखिरी उम्मीद जागी। नौकर नीचे आया और बोला, मैडम, आपको यहाँ खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। साहब का आदेश है, आप तुरंत यहाँ से चली जाए। उसने प्रिया की बैग उठाई और सड़क पर फेंक दी। प्रिया अपमानित होकर रोती हुई वहां से चली गई। न ससुराल रही, न मायका, न प्यार मिला, न सम्मान। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आविष्कार।